Welcome students. Welcome to our English class. Students, today we are going to complete our English workshop exercise unit 3.4 and the title is Please don't read this poem. बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यूनिट 3.4 प्लीज डोंट रीड दिस पोयम इसकी वार्मिंग अप एक्टिविटी एंड पोयम का एक्सप्लेनेशन आपको बताया था, है ना? एंड इन द लास्ट लेक्चर ओनली आई टोल्ड यू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर we will complete our English workshop. Okay? And your English workshop is on page number 75 and 76 of your English textbook. So students, ये जो वर्कशॉप है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है. So because of that only I made this into two parts. इसे मैंने दो भागों में बनाया है. Okay? So first we will see workshop part 1. इसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक यानी कि पेज नंबर 75 के जितने क्वेश्चंस है उसे कंप्लीट किया है. ओके बच्चों? और फिर सेकंड पार्ट में मैंने जो 76 की हमारी इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, वो अगले पार्ट में किया है. ठीक है? तो चलो सबसे पहले हम करते हैं हमारा इंग्लिश वर्कशॉप पार्ट 1. Students, you see there the very first question, present any two stanzas of the poem using proper intonation. जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि कोई भी दो स्टैंजा, मैंने आपको छोटे छोटे प्रश्न भी किए थे, है ना, कि हाउ मेनी स्टैंजास आर देयर इन दिस पोयम. तो आपको क्या करना है, यू गिव मी आंसर दैट देयर आर 9 स्टैंजास, है ना. तो आपको कोई भी दो स्टैंजा विथ प्रॉपर इंटोनेशन, मैंने ये भी बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटोनेशन, यानी कि लय ताल के साथ या फिर रिदम के साथ, उतार चढ़ाव के साथ, है ना, उसे कहते हैं प्रॉपर इंटोनेशन. ये दो रिसाइट करने आपको मैंने पहले ही बोल दिया था, आपने रिसाइट करके रखे होंगे स्टैंजा. तो ये आपको एक्चुअल पूरी पोयम बाय हार्ट करनी है, बट कोई भी दो स्टैंजास आपको अपने मन से विथ प्रॉपर इंटोनेशन मुझे बताने हैं या आपको याद करके रखनी है. ठीक है? सो दैट इज योर ओरल एक्टिविटी, यू हैव टू डू योरसेल्फ, आपको अपने आप करनी है. यहां पर इस वीडियो में मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगी. ओके? नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. फाइंड द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन ईच स्टैंजा. आपको मैंने बताया थे और ये एक्टिविटी हमने वैसे छोटी सी टेस्ट के तौर पर ऑलरेडी की है, बट देन आल्सो आई एम गिविंग यू द आंसर. से योर आंसर. यस, यहां पर आपको देयर आर 9 स्टैंजास, सो 9 राइमिंग वर्ड्स आर देयर, है ना. आपने ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपकी टेस्ट ली छोटी सी, आपने मुझे करके बताया. वेरी गुड बच्चों, आई एम वेरी मच हैप्पी कि आप लोग बहुत अच्छे से इंग्लिश की वर्कशॉप जो भी मैं आपको करवाती हूँ आप ध्यान देते हो और मुझे करके बताते हो. तो ये दो क्वेश्चन आपको मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ. हियर आर द रेडीमेड आंसर्स, सो जस्ट कॉपी डाउन इन योर नोटबुक. ओके? यदि किसी का कोई गलत भी है तो यहाँ इसमें से देखकर आप उसे सही कर लो. ओके बच्चों? नाउ come to our third question. See here, third question, that is think and answer. इसमें आपको क्या करना है, you can see there are 5 questions. आपको वहां पर 5 प्रश्न हैं. Okay? What you have to do, you have to first think यानी कि सोचना है, and then answer. पहले आप सोचो कि प्रश्न क्या किया गया है, इसका संभावित उत्तर क्या होगा, एंड देन आंसर. ओके बच्चों? सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, द पोएट इज टेलिंग समवन नॉट टू रीड द पोएम. पोएट कह रहा है किसी को, समवन यानी किसी को. कौन किसको कह रहा है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को कह रहा है नॉट टू रीड द पोएम, कविता को मत पढ़ो. ठीक है? तो आपके अनुसार हु इज दैट समवन,
आपको क्या लगता है किसको बोल रहा होगा, कौन होगा वो समवन, किसे वो मना कर रहा है ये पोयम पढ़ने से? तो आपको सोचना है भाई किसे मना कर रहा होगा। तो आप सोचो किसे बोल रहा होगा। नेचुरल, वो किसको बोल रहा होगा? हम सभी को, क्योंकि हम पोयम पढ़ रहे हैं ना बच्चों। अब उसने किसी का नाम लिया है क्या यहाँ पर? नहीं, उसने क्या कहा कि मत पढ़ो ये कविता। अब किसे बोला है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आंसर मे बी that someone is everybody who wants or likes to read the poem. वो someone यानी वह कोई व्यक्ति कौन हो सकता है? Everybody, हर कोई जो कि उसकी कविता को पसंद करता है या पढ़ रहा है। तो हर कोई हो गया ना, किसी एक व्यक्ति विशेष को उसने नहीं कहा है। तो यहाँ पर उसने ये संबोधन हर एक के लिए किया है जो कि उसकी कविता पढ़ रहा है। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, what did you feel when you read the line please don't read this poem? अब यहां पर प्रश्न क्या किया उन्होंने, what did you feel? F डबल ई एल, फील। फील का मतलब होता है महसूस करना। अब यहां पर प्रश्न किया गया है कि जब तुमने शीर्षक पढ़ा, क्या शीर्षक है? प्लीज डोंट रीड दिस पोयम, यह कविता मत पढ़ो, तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ? ये है आपका प्रश्न। What did you feel? आपको क्या महसूस हुआ जब आपने पढ़ा कि ये कविता मत पढ़ो? आपको क्या लगा होगा? ये आपको सोचना और आंसर देना है। मेरे हिसाब से आई एम गिविंग यू द आंसर। I was surprised to read that line because generally every poet eagerly wants his work read by all around him or her. अब यहाँ पर मेरे हिसाब से तो भाई जब मैंने ये पढ़ा कि कविता मत पढ़ो तो I was surprised, मुझे आश्चर्य हुआ कि ये ऐसे क्यों लिखा है इसने, कविता मत पढ़ो। जनरली यानी साधारणतः, सामान्यतः क्या होता है, कोई भी कवि, अभी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया ना, हर कोई चाहता है, कवि हो चाहे लेखक, वो चाहता है कि मैंने जो कुछ लिखा है उसे हर कोई पढ़े और हर कोई पढ़कर उसकी प्रशंसा करे या उसके बारे में अपने विचार बताए, है ना। तो हर कोई भी लेखक हो चाहे कवि हो। अब जब मैंने ये पढ़ा कि मत पढ़ो ऐसा बोल रहा है, तो मुझे तो पहले तो बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा क्यों बोल रहा है ये। बट हियर दिस पोएट इज वार्निंग अस नॉट टू रीड हिज पोएम। यहाँ पर जो कवि है ये तो हमें चेतावनी दे रहा है, हमें बोल रहा है कि इसे मत पढ़ो। तो मुझे आश्चर्य हो गया कि ऐसा क्यों। एंड सो आई फील टेम्पटेड टू रीड इट, और इसीलिए मुझे क्या हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जरूर कोई तो बात है, ये क्यों रोक रहा है हमें पढ़ने से, क्या बात है। ज्यादातर तो सब लोग बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, देखो पढ़ के बताओ क्या है ना। लेकिन ये रोक रहा है तो जरूर कोई बात है। इसके लिए मैं क्या हो गया, टेम्पटेड। इसका भी मतलब मैंने आपको बताया है ना वीडियो में। टेम्प्ट का मतलब होता है आपको आकर्षित करना, लालायित करना। तो मैं भी ये पढ़ने के लिए इच्छुक हो गई, लालायित हो गई कि भाई क्या है इस कविता में, ऐसा क्या है जो कवि बोल रहा है कि मत पढ़ो, है ना। तो ये है इसका बी का आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द पोएट रियली वांट यू टू स्टॉप रीडिंग द पोएम? ये भी मैंने आपको क्वेश्चन किया था। डज द पोएट रियली वांट, रियली यानी सचमुच, वांट यानी चाहता है, टू यू टू स्टॉप रीडिंग, क्या वो सच में चाहता है कि तुम इस कविता को न पढ़ो? तो आंसर इज नो, ऑफ कोर्स। सच में तो वो ऐसा नहीं चाहता। मैंने आपको बताया ना क्या चाहता है वो। द पोएट नोज द चिल्ड्रंस नेचर दैट दे डोंट पे हीड। पे हीड का मतलब मैंने आपको बाजू में दिया है, पे अटेंशन टू द वार्निंग्स गिवन बाय एल्डर्स एंड आर टेम्प्टेड टू डू द अपोजिट ऑफ द वार्निंग। मैंने आपको बताया ना वीडियो की शुरुआत में पिछले लेक्चर में कि बच्चों का स्वभाव ही होता है कि जो चीज उनसे कही जाए
बड़े लोग जो चीज कहने को ना कर बोलते हैं कि ये मत करो, और जिस चीज के लिए रोका जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसका अपोजिट ही करते हैं। अपोजिट यानी विरुद्धार्थी। ना बोला है तो जरूर करेंगे, करने के लिए बोला है काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। सो द पोएट नोज, इसलिए कवि क्या है, कवि जानता है कि बच्चों को यदि बोलूंगा कि मत पढ़ो, ध्यान मत दो, डोंट पे अटेंशन, तो जानबूझ के वो पढ़ेंगे। इसीलिए उसने क्या किया है, इस शब्द का उपयोग किया है कि डोंट रीड दिस पोएम, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज टेल ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली दे शुडंट रीड इट टू। अब यहां पर उन्होंने पूछा है कि कवि के ये कहने का मतलब क्या है। अभी उसने एक कविता की लाइन डाली है कि टेल ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली दे शुडंट रीड इट टू। अब उसने ये क्यों बोला है कि तुम्हारे मित्रों को, घर परिवार के लोगों को, हर एक को क्या बोलो कि उन्हें भी ये कविता नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसा वो क्यों बोल रहा है, जानबूझ के, है ना। एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया। सो हियर इज द आंसर। The poet means to say that the friends and family also should behave opposite of the warning and should read the poem. अब यहाँ पर इस कविता में मैंने आपको बताया था ना, इसमें क्या पैदा हो रहा है, ह्यूमर। ह्यूमर, ओके। ह्यूमर का मतलब मैंने आपको बताया कि जो बोला जाए उसके विपरीत ही हो रहा है कुछ भी। तो यहाँ पर नहीं बोल रहा है पढ़ने, तो हम जरूर पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि अपने परिवार के लोगों को भी मना करो कि वो इसे न पढ़े। दरअसल में वो क्या चाहता है कि परिवार के लोग, मित्र, ये सब भी अपोजिट बिहेव करे। बिहेव, BEHAVE, बिहेव। आप देख सकते हो बिहेव की स्पेलिंग यहाँ पर, ठीक है। बिहेव के मतलब होता है आपका व्यवहार, आचरण, यानी कि आपको गलत, जैसे बोला गया नहीं करने तो आप जरूर करो, तो अपोजिट बिहेव करो, विपरीत व्यवहार करो। यानी कि मैं वार्निंग दे रहा हूं नहीं, तो आप जरूर करो। यानी कि वह चाहता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, वे भी इस कविता को जरूर पढ़ें। ओके। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिचुएशन द फॉलोइंग लाइंस रिमाइंड यू ऑफ। अब ये जो लाइन है, इस लाइन का आप देखिए क्या सिचुएशन से क्या संबंध है, कौन सी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। पुट द पोयम डाउन नाउ एंड स्लोली बैक अवे। अब यहां पर एक लाइन जो आई है कविता की, पुट द पोयम डाउन नाउ एंड स्लोली बैक अवे। वो बोल रहा है कि तुरंत कविता बंद करो पढ़ना और वापस जाओ, या अपना दूसरा, मतलब जो काम कर रहे हो दूसरा करो, लेकिन मेरी कविता को मत पढ़ो। ऐसा वो क्यों कह रहा है। आंसर इज व्हेन पेरेंट्स कंपेल। कंपेल का मतलब होता है एनफोर्स। एनफोर्स मी टू स्टडी इंस्टेड ऑफ प्लेइंग, आई अवॉइड इट एंड मूव अवे backwards from study as I feel it unpleasant at that moment. अब यहां पर वो क्या बोल रहा है, when parents compel। compel का मतलब मैंने ब्रैकेट में दिया एनफोर्स, यानी कि विवश करना, यानी कि आपको जबरदस्ती बोलते हैं ना, जब भी पेरेंट्स क्या बोलते हैं, एनफोर्स करते, कंपेल करते, यानी कि आपको प्रेशर करते टू स्टडी। जाओ अभी खेलो मत, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग, खेलने की जगह आप क्या करो, अभी सब रोक दो और जाके सीधा पढ़ाई करो। तो उस समय क्या होता है, आई अवॉइड इट। बच्चा कह रहा है मैं उसे क्या करता हूं, अवॉइड करता हूं। एंड मूव अवे बैकवर्ड्स फ्रॉम स्टडी, तो मैं क्या करता हूं, उस चीज को सुनता हूं क्या, नहीं। पढ़ाई की जगह मैं क्या करता हूं, यस, खेलना पसंद करता हूं। क्योंकि आई फील इट अनप्लेजेंट एट दैट मोमेंट। उस समय मैं क्या कर रहा हूं, मुझे खेलना अच्छा लग रहा है, और उसी जगह अगर पेरेंट्स बोल रहे कि नहीं पढ़ाई करो,
तो मैं क्या उनकी बात सुनता हूँ? फोर्स करते हैं तो भी मैं सुनता हूँ क्या? नहीं। तो ये फॉलोइंग लाइन जो है, पुट द पोएम डाउन नाउ एंड स्लोली बैक अवे, इसका मतलब यही है कि मुझे मना कर रहा है ना कि वो पोएम रखो और जाओ, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि मुझे पोएम पढ़नी है। समझा? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उसे जो भी कहा जा रहा है वो बिल्कुल उसके विपरीत करना पसंद कर रहा है। ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर you can see question number 4. Decide whether the following things are right or wrong. Give reasons for your answer. अब उसने क्या बोला? Decide. Decide यानी कि निश्चित करो। आप देखो और जानो और बताओ, निश्चय करके बताओ, समझ कर बताओ कि whether the following things are right or wrong. नीचे जो 5 आपको सिचुएशंस या चीजें बताई गई हैं वो राइट है या रॉन्ग। ओके, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको अपने आंसर के लिए, यदि आप बोल रहे हो कि ये रॉन्ग है तो रीजन दो कि ये रॉन्ग क्यों है। रीजन देना यानी कारण बताना। ओके, रीजंस देना यानी कि कारण बताना। अब वो पूछ रहा है ये जो 5 चीजें बताई गई है, ये 5 चीजें सही है या गलत है। अगर सही है तो क्यों सही है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है। Why that the thing is right और why the thing is wrong, ये दोनों का आपको रीजन देना है। The very first is A नंबर का देखो बच्चों, रीडिंग someone else letter। अब यहां पर उन्होंने क्या दिया है? रीडिंग someone else यानी कि किसी और का पत्र, लेटर यानी पत्र, रीडिंग करना यानी पढ़ना। तो आपको क्या लगता है बच्चों, किसी और का लेटर पढ़ना, whether this thing is right or wrong? Yes, that is a wrong thing. अब आपको रीजन भी देना है इसके लिए क्यों रॉन्ग है। Here is the answer. It is a wrong thing because it is his or her personal belonging. ये रॉन्ग है क्योंकि ये गलत बात है ना, किसी की भी पर्सनल यानी वैयक्तिक, व्यक्तिगत। अब किसी का भी लेटर होने दो, उसे हमें नहीं पढ़ना चाहिए। दैट इज अ रॉन्ग थिंग। आपको सिखाया जाता है ना घर में गुड मैनर्स और बैड मैनर्स। सो इट इज कंसिडर्ड एज बैड मैनर्स टू रीड सच अ लेटर। इट इज अ वायलेशन ऑफ मोरल प्रिंसिपल। वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना। ओके, मोरल प्रिंसिपल यानी ये हमारी जो नैतिक जो कर्तव्य होते हैं, नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, ये उसका वायलेशन करना होता है ना। तो इसके लिए इसे हम कह सकते हैं कि दिस इज द वेरी बैड थिंग इफ वी आर रीडिंग समवन एल्स लेटर। ओके, सो दिस इज द बैड थिंग। ओके बच्चों, नाउ सेकेंड, रीडिंग समवन एल्स डायरी। अब वो बोल रहा है किसी और की डायरी, डायरी यानी कि दैनंदिन पढ़ना। ओके बच्चों, सो दैनंदिन पढ़ना वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। हियर इज द आंसर, इट इज ऑल्सो अ रॉन्ग थिंग। इट इज अ रॉन्ग थिंग टू डू। ये चीज बहुत गलत है यदि हम किसी की डायरी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अ डायरी कंटेन्स द पर्सन्स personal experiences and his or her private thoughts. किसी की भी पर्सनल डायरी पढ़ना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि उसमें उसने अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ प्राइवेट थॉट्स होंगे, कुछ विचार होंगे, उसे लेकर रखा होगा। और किसी के भी पर्सनल चीजों को छूना, उसे अपने उपयोग में लाना या उसका उपयोग करना, कोई भी किसी का पर्सनल कोई भी चीज हो, ये बहुत ही गलत बात है यदि हम उसे यूज करते हैं, या मतलब जैसे लेटर पढ़ रहे हैं या डायरी पढ़ रहे हैं या कुछ और भी कार्य। ओके, वी हैव नो राइट टू गो थ्रू इट और
PEEP, पीप, पीप का मतलब होता है झांकना। एट द पर्सनल डायरी सीक्रेटली, ताक झांक करना, जैसे किसी के निजी डायरी, पर्सनल व्यक्तिगत जो डायरी है उसको देखना, ये बहुत ही गलत है। वी हैव नो राइट, हमें ये अधिकार नहीं है कि हम किसी की भी पर्सनल लाइफ में दखल दें। जो उसके मामले हैं वो उसे स्वयं सुलझाने हैं, उसे स्वयं देखने हैं, ठीक है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो किसी के भी अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन हम करते हैं। इसे एक गलत चीज है, ऐसी चीजों को हमें नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ थर्ड वन, लुकिंग एट द कीबोर्ड व्हेन समवन इज टाइपिंग अ पासवर्ड। अब कोई अगर जैसे लैपटॉप लेके बैठा है और पासवर्ड टाइप करना है, अगर उसे अपना लैपटॉप में उसने पासवर्ड डाला है, या आप बोलो मोबाइल में पासवर्ड डाला है, या उसके बैंक अकाउंट का कुछ ओपन करने के लिए पासवर्ड है। अब अगर वो ट्रांजैक्शन करना है या लैपटॉप खोलना है या मोबाइल खोलना है, ओपन करने के लिए वो अपना पासवर्ड अगर टाइप कर रहा है, तो उसके कीबोर्ड पे ध्यान देना कि वो क्या टाइप कर रहा है, क्या देख रहा है, इसका पासवर्ड क्या है, ये क्या सही है। ध्यान देना उसके कीबोर्ड पे, उसकी टाइपिंग पे, उसके पासवर्ड को देखना। तो क्या आपको क्या लगता है, इज इट राइट और रॉन्ग? हियर इज द आंसर, इट इज रॉन्ग। ये भी गलत है, क्योंकि इट इज अ क्राइम टू फाइंड आउट समवन्स पासवर्ड विद द इंटेंशन ऑफ नोइंग इट फॉर मिसयूज। अब भाई किसी ने अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या कि कहीं भी कोई एक पासवर्ड रखा है, तो उसे देखना बहुत ही गलत है। साथ ही साथ ये अपराध भी है, क्राइम, क्योंकि पासवर्ड का मिसयूज किया जा सकता है। उसका पासवर्ड यदि उसके ईमेल आईडी से उसका पासवर्ड आपको मालूम पड़ गया, आप उसका ईमेल आईडी लेकर अपना ओपन करके उसके पत्र देख रहे हो या उसकी गोपनीय बातें आप जान रहे हो। जैसे किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना गलत है, लेटर पढ़ना गलत है, ऐसे ही, क्योंकि ये पासवर्ड जो है वो कहाँ पर आ रहे हैं, अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, है ना। और बैंक अकाउंट्स के लिए भी हम अपना पासवर्ड रखते हैं। तो आप कोई अगर जानबूझ के उसका सीक्रेटली देख रहा है, तो क्यों, अच्छा इंटेंशन तो नहीं होगा, है ना। क्यों देख रहे हो भाई आप किसी के पर्सनल इसमें, यानी कि अगर आपको उससे कोई मतलब नहीं है तो आपको देखना भी ये नहीं बनता है कि आप उससे देखो। अगर आप देख रहे हो तो यानी कि जानबूझ के अगर आपको पासवर्ड मिल गया तो फिर आप क्या करोगे, उसका मिसयूज ही होगा ना। कोई अच्छे यूज के लिए तो नहीं करोगे, और सभी लोग अच्छे होते ऐसा नहीं है। तो इसीलिए किसी के भी पासवर्ड को देखना बहुत ही गलत बात है। ओके बच्चों, और ये एक अपराध भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग भी दिया है उन्होंने, लिसनिंग टू अदर पीपल्स कन्वर्सेशन विदाउट देयर नॉलेज। आप बोलोगे ईव्सड्रॉपिंग का मतलब क्या है टीचर, तो इसका मतलब बाजू में ही दिया है कि लोगों की बातों को, यानी जो दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, उनकी बातों को, उनके कन्वर्सेशन को छुप छुप कर सुनना, चोरी छिपे सुनना। ओके, समझ में आ रहा है। अगर हम हमारे सामने कोई दो जन बात कर रहे हैं तो बात अलग है, वो सामने ही कर रहे हैं, यानी कि वो जानते हैं कि हम भी उधर बैठे तो बात कर रहे हैं। लेकिन कोई दो जन अलग बैठ के बात कर रहे हैं और हम कान लगा के चोरी छिपे ये क्या बातें कर रहे हैं, जरा सुने तो, कहीं क्या हो रहा है मालूम पड़े, इनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। तो ये तो गलत बात है ना, किसी की बातों को चोरी छिपे सुनना, उसे कहते हैं ईव्सड्रॉपिंग। ओके बच्चों, सो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, यस, हियर इज द आंसर, इट इज अ रॉन्ग थिंग, इट इज अ बैड हैबिट। ये बहुत गलत बात है और बहुत बुरी आदत है। बैड हैबिट यानी गंदी आदत। टू लिसन टू अदर्स कन्वर्सेशन सीक्रेटली, चोरी छिपे सुनना किसी की बात, सीक्रेटली यानी चोरी छिपे। हाँ, ये बहुत गंदी आदत है, किसी की भी बात को सुनो। क्यों सुन रहे हो आप, टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्राइवेट लाइफ,
भाई इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या बात है। अभी किसी की भी लाइफ, जैसे फ्रेंड्स है उनके बीच में कोई बात हो रही है, या घर के अंदर कोई दो जन बातें कर रहे हैं, जैसे पति पत्नी बात कर रहे हैं या फिर माँ बाप बात कर रहे हैं, कोई तीसरा उनकी बात को जानबूझ के सुन रहा है छुप छुप के कि भाई इनके घर में क्या चल रहा है। जैसे पड़ोसी लोग नहीं करते चुप चुप के, यार इनके आज लड़ाई हुई है, हाँ क्या बात हुई है, अरे बाप बेटे में बहुत लड़ाई हुई है, अरे ऐसा है अरे वैसा है। तो ये चीज जो ऐसे छुप के सुनना और फिर बातों को, अफवाहों को फैलाना, अफवाह फैलाते इससे, अरे अब मालूम नहीं है कुछ भी बात, हाँ लेकिन थोड़ा सा सुना, उसके ऊपर अपना अनुमान लगा के बढ़ा चढ़ा के नमक मिर्च लगा के किसी और को कुछ और बोल दिया। असली बात क्या है वो मालूम ही नहीं है, थोड़ा सा सुना, उसमें अपना विचार डाल दिया कि ऐसे ही हुआ होगा वैसे ही हुआ होगा, ये चीज वो चीज, और आगे बात को बढ़ा चढ़ा के दूसरों तक पहुंचाना। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ऐसा होता है ना, लड़ाई बात छोटी सी रहती है लेकिन बढ़ते बढ़ते, क्योंकि देखो एक मानव स्वभाव है, यदि कोई व्यक्ति ने कुछ कहा है तो सामने वाला जब उसी बात को दूसरे को बताएगा ना, तो उसमें दो बात अपनी और जोड़ देगा, फिर दूसरा वाला तीसरे को बताएगा तो दो बात और जोड़ देगा, बढ़ा चढ़ा के। इससे क्या होता है, अफवाहें फैलती है, सच्ची घटना मालूम ही नहीं, खाली ढिंडोरा पिट जाता है बहुत बड़ा, उसे कहते हैं रूमर्स। आप देखो इसी लाइन में एंड में दिया है, स्पेशली इफ इट इज फॉर स्प्रेडिंग रूमर्स, RUMOURS, रूमर्स। रूमर्स का मतलब होता है अफवाह फैलाना, रूमर्स यानी अफवाहें। इसके पहले वाले में हमने आपको बताया था लेक्चर में, ह्यूमर्स HU है ना, यहाँ पर RU है, तो देयर इज अ डिफरेंस। आप अल्फाबेट स्पेलिंग में भी देख लो, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, स्पेलिंग में बहुत नहीं है लेकिन उसके अर्थ में है, ठीक है। अब यहाँ पर ईज ड्रॉपिंग का मतलब आपको समझा क्या हुआ, किसी की बातों को चोरी छिपे सुनना और फिर उसको गलत ढंग से या बढ़ा चढ़ा के पेश करना, ये भी बहुत गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट लास्ट वन इज ट्राइंग टू गेट समवन्स एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी विदाउट देयर नॉलेज। अब देखो, विदाउट नॉलेज यानी कि बगैर जानकारी के, अब किसी का ईमेल एड्रेस ले लो मांग लो, या मतलब उसकी जानकारी से नहीं, हाँ किसी और से, या उसका फोन नंबर ले लो या उसके घर का पता ले लो। अगर आपको चाहिए तो जिसके घर का पता आपको चाहिए आप स्वयं मांगो उससे, किसी और से मतलब लेने का क्या मतलब है। अगर आपको उससे बातचीत करनी है, पत्र व्यवहार करना है, तो आपको सामने स्वयं मांगना चाहिए, है ना। अगर नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, इज इट करेक्ट? नो, इट इज अ रॉन्ग थिंग एंड अ क्राइम if it is done intentionally to misuse them to one's own advantage or to harass the person with unpleasant things। ये भी बहुत गलत बात है, कभी भी किसी का एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी बगैर उसकी जानकारी के, विदाउट देयर नॉलेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत गलत बात है, साथ ही साथ ये अपराध भी है। क्यों अपराध है? क्योंकि यदि आपको उस व्यक्ति से कुछ बातचीत करनी है, फोन चाहिए या उसके घर जाना है, तो उससे सीधे सीधे बात कर लो ना। चोरी छिपे उसका घर का पता निकलवाना या उसका फोन नंबर पूछ के, तो आप क्या करोगे? कोई भी अगर ऐसा करता है तो उसका इंटेंशन क्या होगा? इंटेंशन यानी कि इरादा, इरादा क्या होगा? टू मिसयूज, उसका अनुचित उपयोग ही करना होगा ना, बराबर है ना। क्योंकि सीधे सरल से तो आप आराम से, भाई यारी दोस्ती है, हमने दे दिया, उसने फोन नंबर लिया हमने दिया, लेकिन हम उसको जानते नहीं, उसको पहचानते नहीं, किसी और ने हमारा नंबर उसको दे दिया, तो वो उसका क्या करेगा? गलत उपयोग ही करेगा, है ना, मिसयूज ही करेगा। तो और इससे क्या कर सकता है वो? अगर आपका फोन नंबर उसके पास चला जाए, अगर आपका ईमेल आईडी उसके पास चला जाए गलत व्यक्ति को, है ना, तो उससे क्या होगा?
he can harass the person with unpleasant things. परेशान भी कर सकता है ना, हैरेस करना। हैरेस करने का मतलब होता है परेशान करना, उस व्यक्ति को कुछ अनप्लेजेंट यानी कि जो अच्छी चीजें ना हो। अब देखते हो ना आप लोग साइबर क्राइम, ये मालूम है आपको साइबर क्राइम क्या होता है? इसके द्वारा आप फोन के ऊपर देखो गलत कंटेंट भेजे जाते हैं या फिर गलत मैसेजेस आ जाते हैं, कुछ परेशान करने के लिए बार बार मैसेज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें होती रहती है। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है अभी आजकल, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक बार कि टेक्नोलॉजी का उपयोग अच्छे ढंग से करना तो अच्छी बात होती है, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग खुराफाती होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसी सब चीजों का गलत उपयोग करते हैं, है ना। सो ये जो मैंने आपको 5 चीजें बताई, इन पांचों के आंसर भी आपको दे दिए कि वेदर दीज थिंग्स आर राइट और रॉन्ग। तो इनमें से पांचों में से कोई भी चीज सही नहीं है, दैट इज नॉट राइट, सबकी सब रॉन्ग है। और क्यों रॉन्ग है इसके रीजन भी दे दिए मैंने। ठीक है बच्चों, दैट्स द एंड ऑफ अवर दिस इंग्लिश वर्कशॉप पार्ट 1। ओके बच्चों, आपको क्या करना है, जैसे मैं हर लेक्चर में आपको बताती हूँ, पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना था, डेट डालकर आपको कविता लिखकर उसके मीनिंग्स भी लिखकर रखने थे। वार्मिंग अप एक्टिविटी और कविता लिखकर उसके मीनिंग्स लिखने थे। इस वीडियो में मैं आपको क्या बता रही हूँ कि यहाँ पर मैंने आपको पेज नंबर 75 उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सबके क्वेश्चन एज वेल एज आंसर्स सब मैंने आपको दिए। यू हैव टू write down all this, okay, all these questions and answers you have to copy down from this video and write down in your notebook, put date also, okay, got it, very good. Now see you in the next lecture with other questions, that is from page number 76 of our English textbook, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। ओके बच्चों, तो यहाँ तक आपका लिखकर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगले प्रश्न देती हूँ, वर्कशॉप 2। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।